अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बहुत ही तेज़ी से बदलती जा रही है और हम उसके मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको बता भी रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पे। एक तो ये है कि जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं ताज़ा तरीन, उसमें मैं आपको बता दूँ कि ये कहा गया है तालिबान की तरफ से कि आज या कल तक नई गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मोस्ट डेंजरस इवैक्यूएशन एवर हमें करना पड़ रही है इस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं टोनी ब्लेयर साहब, उन्होंने ये कहा है, बरतानिया के जो थे, उन्होंने कहा कि ये इम्बेसिलिक डिसीजन है, ये बहुत ही अहमकाना डिसीजन है जो अमेरिका ने किया है। और अमेरिकन खुद भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। माइक मलन जो कि फॉर्मर जॉइंट चीफ थे, उन्होंने भी कहा है कि ये अमेरिका को आज से कई साल पहले वहां से निकल जाना चाहिए था। दूसरी तरफ जो आजकल के जो वजीर दिफा हैं, वो ये एडमिट कर रहे हैं कि अमेरिकन को तालिबान जो है, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि दे आर बीइंग बीटन, अमेरिकन आर बीइंग बीटन। तो ये भी वहां पे सिचुएशन हम देखें, एयरपोर्ट के ऊपर एक केओस है, मुकम्मल केओस है, वहां पे कोई सिस्टम नहीं नजर आ रहा। प्राइवेट एयरलाइंस को आज कॉल कर लिया गया है लॉयड ऑस्टिन की तरफ से कि वो इवैक्यूएशन में हेल्प करें अमेरिकन की। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो इवैक्यूएशन है वो भी चल रही है। आज भी हमने देखा कि एक फ्लाइट जो है वो ऑलमोस्ट 390 ऑड पीपल लेके वहां पे पहुंची है वापस दिल्ली में, और उसमें 2 अफगान एमपीज और बाकी लोग भी वहां पे मौजूद हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज ही हो रहा है कि अब आगे क्या होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि इवैक्यूएशन तो हो गई, क्या अब इंडिया वापस जाएगा? क्या इंडिया ने ट्रेन मिस कर दी है या नहीं की है? और फिर अमेरिकन इंडियन एम्बेसडर जो थे, उनको पहले आ जाना चाहिए था इवैक्यूएशन से पहले, या उनको वेट करना चाहिए था कंप्लीट इवैक्यूएशन होने तक? और फिर यह है कि इंडिया की पॉलिसी अब क्या होगी? क्या इंडिया इसी तरह अमेरिकन पॉलिसी को टो करता रहेगा या अपनी कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी मुजाहरा करेगा? फ्लॉज क्या हैं इस पॉलिसी में? और ये तमाम सूरत हाल जो है इसका आज हमने तजिया करना है और बात करेंगे एज यूजुअल जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ। गुड मॉर्निंग सर। आदाब हुजूर, नाजरीन को भी आदाब। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी नवाजिश आपने ज्वाइन किया हमें। एयर मार्शल साहब, ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है इसमें अब कई क्वेश्चंस जो उठ खड़े हुए हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में भी और जनरली भी, उसका जरा थोड़ा सा हमें बताएं कि इस वक्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है। एज वी स्पीक बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, फ्लक्स में है हम लोग, लेकिन यह है कि इसको हम आगे कुछ ऑर्डर में जाती हुई नजर आ रही है। नहीं, पहला तो आपने इनिशियल रिमार्क्स में बहुत ही आला दर्जे की समरी अपने नाजरीन के सामने पेश की है। वो सूरत हाल हैं कि बदनज़मी है, अफरा तफरी है, तबाही है, इस पर कोई शक नहीं है। हाँ, उस पैमाने में नहीं है कि सारे आलम को एक तरीके से बहुत ही खतरा पैदा हो सकता है, वो बात नहीं है। मगर आप तो बड़े ज़्यादा इहाम के नामनिगार हैं, वेरी सीनियर। आप समझते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो 3 तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान से। एक तस्वीर है आरियाना सईद, जो अफगानिस्तान की सबसे पॉपुलर अजीज दिल एक पॉप सिंगर हैं, वो अमेरिका चली गई है। दूसरा जो आपने देखा कि फुटबॉलर जो अफगानिस्तान का टॉप फुटबॉलर है, वो जहाज जो C-17 अमेरिकन जहाज के पहिए हैं, उन पहियों को पकड़ रहा था कि वो यहाँ अफगानिस्तान से जाए, और वो फिर 300 फुट की ऊंचाई से फिर नीचे गिर गया। तीसरी तस्वीर जो है, एक नौजवान खातून, 1 महीने का एक बच्चा उसके गोदी में था, वो इसने एक अनजाने अमेरिकन फौजी के हाथ पे पकड़वा दिया। ये पता भी नहीं था कि ये कहाँ जाएगा, ये कौन है फौजी, क्या कर रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके नाजरीन बहुत जाने पहचाने माने जाते हैं, तो वो इन तस्वीरों पे अपनी एक समरी कर सकता है। अब 2 मुद्दे हैं इस वक्त। मैं हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या रहेगी बाद में करेंगे, बट पहले तो पूरा नजरिया देखें कि ये सिचुएशन सूरत हाल क्या है। 2 अल्फाज हैं। एक तो इवैक्यूएशन, जो बाहर निकालना है लोगों को, वो सबसे बड़ा लफ्ज इस वक्त हमारे नैरेटिव में है।
आपने खुद ही कहा है कि निकाले जा रहे हैं। भारत ने भी 400 लोगों को तो ले आया है, मगर 300-400 लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं। अमेरिका ने 15,000 लोगों को वहाँ से निकाला है। तो ये भी एक कमाल की बात है। वो भी जब काबुल का हवाई अड्डा जो है, हाँ, अमेरिका का एक टेक्निकल एरिया उनके काबू में था, बाकी तो बिल्कुल तहस नहस जगह एक तरीके की सूरत हाल थी वहाँ पे। तीसरी जो रेफ्यूजीज की बात करें तो वो रेफ्यूजीज आप जानते हैं कि ये सारे आलम में जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने देखा पोलैंड भी गए, तुर्की भी गए, ईरान भी गए, अब भारत में भी कई आए हैं। भारत में तो 15,000 रेफ्यूजी तो पहले है ही। आप जानते हैं पाकिस्तान में, आपको दोहराने की जरूरत नहीं है, कम से कम 30 लाख अफगान रेफ्यूजी वहां पे मौजूद है। अब कराची में देखिए आप सूरत हाल क्या है। तो एक बड़ी इस बड़े डरावने के सूरत हाल में हम पहला पॉइंट आपके नाजरीन को पेश करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हम इस वक्त काफी कुछ लोग इस इलाके में बड़े एक्साइटेड हैं कि एक नया क्वाड बना है, चीन, रूस और पाकिस्तान, और उसके साथ तालिबान जो अफगानिस्तान है। तो मैं सिर्फ एक काउंटर पॉइंट देना चाहता हूं आपकी बहस के लिए कि मुझे बताइए, सारा 20,000 कनाडा कहता है वो 20,000 मुहाजिर को ले जाएगा। हम बर्तानिया में पार्लियामेंट में जो बहस हो रही थी, वहां पे एक मेंबर पार्लियामेंट है, वो रो रहे थे कि इन मुहाजिर को क्या होगा। तो इसीलिए जब आपने टोनी ब्लेयर की बात सुनी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटिमेंट सारे आलम में क्या है। कनाडा 20,000 ले रहा है, अमेरिका ने 10,000 लेने का वादा किया है, बर्तानिया ने 5 साल में 20,000 लेने का वादा किया है। तो पाकिस्तान में है ही, हिंदुस्तान में आ रहे हैं। एक छोटा सा एनजीओ है हमारे पुणे एक शहर में, आप जानते हैं पुणे शहर में एक संजय नाहर वहां पे एक एनजीओ चलाते हैं इतने सालों से। छोटा सा एनजीओ है, छोटे से शहर में। वो कहता है, उन्होंने कल अनाउंसमेंट की है, प्रधानमंत्री और वजीर आजम को चिट्ठी लिखी है कि मेरा एनजीओ 1,000 अफगानी शहरियों का इंतजाम करेगा यहाँ पे रहने। 1,000, एक छोटा सा। तो मतलब इस पे मैं एक और चीज दोहराना चाहता हूँ कि इंडिया की रिएक्शन क्या है पिछले 8 दिन में। आज तो 8वां दिन है जब तालिबान आई है अफगानिस्तान में। पिछले 8 दिनों में हमारे सारे के सारे, मैं 6-7 अखबार नेशनल डेली हर मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, मेरे ख्याल में एक पन्ना भी नहीं था किसी अखबार में जहां पे कि पूरा पेज अफगानिस्तान पे नहीं था। तो इस पे ये दिखाता है सरकार क्या करती क्या नहीं करती। मगर एक तो संजय नाहर की जो पुणे की मैंने आपको अभी अनाउंसमेंट सुनाई, दूसरे अखबारों में खबर क्या आ रही है कि मतलब इंडिया का अफगानिस्तान में एक बड़ा नया एक तरीका इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकारें तो रखती हैं, मगर ये आम हिंदुस्तान समाज ये इंटरेस्ट रखता है, इसको आप भूल नहीं सकते। एक और चीज जो देखने में आई है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों पे हमें नजर बहुत करीब से नजर रखनी है, क्योंकि एक तहों का लेयर्स अपॉन लेयर्स एक डाला गया है उस रिश्ते में। ये रिश्ते कैसे संभाले जाएंगे, ये दोनों ममालिक के लिए, दोनों सरकारों के लिए बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि तालिबान का आना, मैंने इतनी बार आपको बोला है, आपसे रिक्वेस्ट की है कि खुशी ज्यादा नहीं मनानी चाहिए पाकिस्तान को भी बहुत खतरा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं मुहाजिर की बात कर रहा हूँ, तो कितने हजारों के मुहाजिर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ वादा किया है वो ले जाएंगे। मुझे बताइए, चीन और रूस जो इस क्वाड के बड़े की प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितने मुहाजिर लिए हैं? चीन में कितने के कौन सा वादा किया है शी जिनपिंग में कि हम 20,000 अफगान यहाँ ले आएंगे चीन में? आप मुझे बताइए, पुतिन कितना, पुतिन तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैन है, वो कितने मुहाजिर ले जा रहा है? तो हमें सोच समझ के देखना है, दूरी की एक अकल निभानी है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन जिसे हम कहते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ,
बहुत सरप्राइजिंग है कि 2002 में दोनों ममालिक जंग लड़ने के लिए तैयार थे। हाँ। जमावड़ा दोनों फौजों आई बॉल टू आई बॉल थे। और उसके कुछ महीनों के बाद एक पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हाँ। तो मैं ये अंडरस्कोर करना चाहता हूं कि जब हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हों, उन हालातों में भी हमारे लीडरान ने, अगर हम तारीख को देखें, रिश्तों को आगे बढ़ाया है। मगर वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक लेकिन उसमें ये सिर्फ फुट नोट के तौर पर भी, क्योंकि आपने जो फरमाया कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कि दोनों ममालिक जो है आपस में ताल्लुकात को ठीक कर लें, लेकिन इसमें देखें ना, आज भी आप खबर पढ़ लें कि आज भी हुर्रियत को बैन करने की खबर आ रही है, और अगर वो बैन होता है यूआपा के अंडर, तो फिर और वो मामला तो ठीक नहीं होंगे ना, वो तो मामला और खराब होंगे। बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा है कि अभी तो वो अनाउंसमेंट नहीं की, वो तो एक स्पेकुलेशन है मीडिया की। हमें सोचना है कि वो अनाउंसमेंट क्या होगी। वैसे भी हुर्रियत हैज बीन बोथ हुर्रियत लीडर्स, जो तंजीमें हैं उनको आइसोलेट किया गया है, उनके खिलाफ केसेस करे गए हैं, एनआईए के केसेस हैं, ईडी के केसेस हैं। हमारे मेन स्ट्रीम लीडरान इसकी बात भी उठाए जा रहे हैं कि अब देखिए कि मुफ्ती हमारे जो मीरवाइज उमर हैं, फारूक हैं, तो उनको हम मिलने गए हैं। मैं गया हूँ मिलने 2 बार, तो मिल नहीं सकते हैं, वो अभी भी रिश्ते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऊपर नीचे तो होता जाएगा, मगर एक स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। अब मैं जल्दी से 5-6 मुद्दे आपके जो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, उसका असर बाहर क्या पड़ता है, बाहर के मुल्कों जो खारजा सेक्टर में हम देखें उनकी रिएक्शन क्या होगी। पहले है कि वो बर्ताव कैसा होगा। आपने खुद ही कहा है कि मौलाना अबदार आ गए हैं, कल आए हैं, सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन सी सरकार होगी? क्या वो समायत की इंक्लूसिव सरकार होगी? क्या वो पश्तून कौम परस्ती के एक समायत की सरकार होगी? या हम देख रहे हैं कि वो पश्तून की एक इस्लामिक गुट जैसा होगा जो देवबंदी इस्लाम के रास्ते पे जाएगा? तो इस पे वो फिर ह्यूमन राइट्स कैसे होंगी, खवातीन के साथ बर्ताव कैसे होगा, पायदारी कैसे लाएगी? वो तो देखेंगे ना, वो तो देखेंगे, लेकिन वो तो मैंने कहा अभी बनेगी तो हम देखेंगे कि उसमें किन किन लोगों को शामिल करते हैं, इंक्लूसिव है या नहीं है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा जो केओस नजर आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि एयरपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा केओस क्यों हो रहा है। एयरपोर्ट के ऊपर इतनी बड़ी ज्यादा जो एक हम देख रहे हैं केओटिक एक्टिविटी हो रही है, उसमें अमेरिकन से भी संभाला नहीं जा रहा, किसी और से संभाला नहीं जा रहा, ब्रिटिश भी वहां पे हैं, और साथ साथ अमेरिकन को, लोगों को वो कह रहे हैं कि आप एयरपोर्ट पे खुद आ जाएं तो ठीक है, वरना हमें ना कहें कि हम आपको लेके आएंगे। तो ये अजीब सी सिचुएशन नजर आई। ये जो आपने तस्वीर की बात की थी ना शुरू में, कि 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये भी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, 2 ही मुद्दे इस वक्त हैं। एक तो इवैक्यूएशन, आप बाहर कैसे निकालेंगे, दूसरा रेफ्यूजीज। ये दोनों जुड़े हुए हैं। रेफ्यूजीज कौन है? आजकल का जो अफगान का शहरी है वो कल का रेफ्यूजीज है, जब हिंदुस्तान आए या पोलैंड जाए या ईरान में जाए। तो इसके लिए ये तालिबान के लिए बहुत अहम मसला है। मैं एक आपको ये भी खबर सुनाना चाहता हूँ कि एक गुरुद्वारा है जलालाबाद में जी, वहां पे लोग, उस गुरुद्वारे में जो हमारे सिख भाइयों का गुट है, उन्होंने कहा यहाँ जितना भी तशद्दुद हो, जितनी भी दहशतगर्दी हो, हम मरेंगे तो मरेंगे गुरुद्वारे में। तो ये भी एक तरीके, हम जाएंगे नहीं कहीं। तो उनको वैसे बाय द वे इरमान साहब, उनको तालिबान की तरफ से एश्योरेंस दी गई है कि आपको कुछ भी नहीं कहा जाए। जी हाँ, मगर वही जो उनकी बात तो उठाई आपने, मगर जो हिंदू और सिख बाहर आ रहे थे, यहाँ एयरफोर्स के जहाज से आ रहे थे, उनको एयरपोर्ट जाने नहीं दिया, उनको वापस भी भेजा गया। आप जानते हैं, तो खैर मैंने बताया ना, असल में हो ये रहा है, मैं आपको बताऊं, हो ये रहा है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो तमाम की तमाम 5000 से जायद अमेरिकन फौजियों के पास है, उसमें ब्रिटिश फौजी भी हैं।
लेकिन उसके जो बाहर कॉर्डन है वो वहां तक तालिबान उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब जाहिर है कि एक सिक्योरिटी का इशू तो वहां पे बना हुआ है और लोग जो है वो भाग रहे हैं। आपने देखा कि कितना वहां पे केओस है, किस तरीके से लोग वहां पे भाग रहे हैं। तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए भी मेरा ख्याल है कि इनको आपस में एक कम्युनिकेशन की जरूरत है। देखें ना, लॉयड ऑस्टिन को ये कहना पड़ रहा है कि वी आर बीइंग बीटन, अमेरिकन आर बीइंग बीटन। नहीं, तो ये तो सच बात कही, हाँ, बिल्कुल सच हाँ, बात कही आपने। सरकार ने खुद के अमेरिकन के शहरियों को कहा है कि आप एयरपोर्ट भी नहीं आइए। हाँ, ये हाँ, देखिए ना, क्योंकि बिल्कुल, एयरपोर्ट जाते जाते वो पैदल जाते जाते हाँ, वो 100, मेरे ख्याल में 183 मीटर का रास्ता था। हाँ, 183 मीटर कौन सी लेंथ मानी जाती है। उनको कहा भी उस पे भी आप पैदल मत आइए। हाँ, हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, हेलीकॉप्टर्स भेजे गए जो अपने शहरियों को निकालना था। तो मैं मतलब बात यह है, ये तो अफगानिस्तान की इंटरनल अंदरूनी प्रॉब्लम हाँ, है, हाँ, ठीक। ये रहेगी, ये जाने वाली नहीं है। अब वहां पे पायेदारी किसके इंटरेस्ट में है वो आपको सोचना है, ना पायेदारी अच्छा, किसके इंटरेस्ट में वो अच्छा, भी इसमें सोचना इसमें एक चीज जो आप हमने लास्ट लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, जो कि एब्रप्टनेस थी और जो सडननेस थी अफगान फोर्सेस के सरेंडर करने में या उनके फाइट ना करने में, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मास्टर साहब? मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है? कुछ एक रूमर्स ये भी चल रही हैं कि अमेरिकन ने डिसाइड कर लिया, अफगान गवर्नमेंट को उन्होंने कह दिया, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फौज को ये कह दिया गया कि आपने लड़ना नहीं है, अब्बास साहब आप यहाँ से चले जाएं। अब ये भी रूमर्स चल रही हैं, लेकिन ये कैसे कैसे मुमकिन था कि इतनी हैवी ट्रेनिंग के बाद, इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बाद कोई आगे से रेजिस्टेंस ही नहीं नजर आई? नहीं, मैंने इस पे बहस की है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर जो स्पष्ट मैं 2-4 पॉइंट्स हैं वो आपके नाजरीन के सामने लाना चाहता हूँ। पहले तो हमें सोचना है कि यहाँ नहीं, सारे आलम में कुछ इलाकाओं में अब एक नए तरीके का एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। जिन्होंने लड़ना है वो कहते हैं ब्लडशेड क्यों हो। हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है कि हम तालिबान पे फतेह पाएंगे, तो इसलिए उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। वही प्रिंसिपल पॉइंट वही है। तालिबान और अफगान नेशनल फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हमेशा जंग में नेगोशिएशन करते हैं। इसीलिए एल्डर्स को लाया गया कि कहीं ब्लडशेड ज्यादा ना हो, खून खराबा ना हो, तो आप संभालिए। आपने देखा है शुमाली इलाके में, पंशेर वैली में, वहां पहले क्या हुआ था? हाँ, पंशेर वैली तो उन्होंने ऑक्यूपाई की थी, और कैसे वहां पे एक रमोल्ला साले और अहमद मसूद। अहमद मसूद को मिलने से वहां पे एक रेजिस्टेंस हो रही है। क्या वो एक रेजिस्टेंस इंसर्जेंसी में बदलेगी? कह नहीं सकते। अब उनको तालिबान ने, उन्होंने एक तरीके से मैसेज भी दे दिया है कि हम हाँ, आपके साथ नेगोशिएट करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? ये कह रहा हूँ कि जो तालिबान का हमला अफगानिस्तान पे हुआ है, वो सिर्फ तालिबान का नहीं है, उस पर मदद मिली है उनको। मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ ठीक है। यहाँ पे। लेकिन लेकिन किसी क्या को क्या आपको ये फील होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसे लगता है कि जो इनका मिलिट्री जो डॉक्ट्रिन था, वॉट एवर आप उसको स्ट्रेटजी कह लें, जो यूएस की स्ट्रेटजी थी, उसमें जिस तरीके से उन्होंने उसको ट्रेन किया है सब, लेकिन ट्रेन आदमी करता है किसी भी फौज को एनिमी से लड़ने के लिए, एनिमी डिफाइंड नहीं था वहां पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनसाइड एनिमी था या आउटसाइड एनिमी था। फौज तो आउटसाइड एनिमी के लिए होती है। अब ये मेरा ख्याल है कि जब इन्होंने ये देखा कि तालिबान आर ऑन द असेंडेंट, तो वो जैसे ही वो आए हैं तो उन्होंने देखा कि हम अपने लोगों के खिलाफ क्यों लड़ें, हम उनके साथ जिस तरह आपने फरमाया कि निगोशिएट कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और बस ठीक है, अल्लाह खैर सलाह, बस चलते हैं, वो उनके अपने हथियार फेंक देते हैं। ये देखिए, उस वक्त मैंने पिछले 3 प्रोग्राम पहले, मैंने 3 हफ्ते पहले बोला था कि इस पर कोई शक नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे कि अमेरिका ने जो जिस तरह की ट्रेनिंग इनको देनी थी, वो जानते थे आपके दुश्मन कौन है। आपके दुश्मन हैं जो दहशतगर्दी है, जो अफगानिस्तान को, ये मैसेज उनको दिया गया है। क्या ये हकीकत है? उस पर हम बहस नहीं करेंगे। हाँ, तो उस मैसेज के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग जो थी, काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, नेशन बिल्डिंग की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी।
ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस में जैसे सरकार में एक बहुत ही बेइंतहाई करप्शन था। वो करप्शन had also leaked into the Afghan National Security Forces। अब जब वो देखते हैं जो आम फौजी जवान जो है अफगानिस्तान की आर्मी का, वो जब देखते हैं कि उनके कमांडिंग ऑफिसर और उनके ब्रिगेडियर और बाकी सरकार जो है वो करप्शन में इतनी फंसी हुई है, तो मैं इनके लिए अपनी जान क्यों दूं, ये भी एक वजह है। और स्पेशली व्हेन के जब आपने देखा कि अशरफ गनी साहब जो थे वो हॉबनॉब कर रहे थे सो कॉल्ड अपने एनिमीज के साथ, अंदर अंदर से उनसे बातें भी कर रहे थे, तो वो लोगों ने देखा कि यह हमारा जो लीडर है वो ही अगर इस तरह कर रहे हैं तो हम क्यों लड़ें उसके लिए। वो और वही बात नहीं है, वो अफगानी जवान भी जानते थे। जैसे आपने पिछली बार मुद्दा उठाया था, कैंप डेविड में इनको बुलाया गया, 5000 तालिबानों को बरी किया गया जेलों में बिना पूछे अफगान अशरफ गनी से। तीसरी कि हम प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात की 1.5 साल में, उन्होंने कहा, वो एक तरीके से इशारा दिया तालिबान को, अब आपके लिए रास्ता खुला है, करिए क्या करना है, कि हम सितंबर 11 तक जाएंगे। उससे पहले ही उन्होंने कहा कि हो सकता है हम 4 जुलाई तक चले जाएंगे। तो जब इतने सिग्नल दे रहे हैं तो उससे तो कोई शक नहीं था तालिबान को कि फतह उनकी होगी। लास्टली मैंने अभी आपसे कहा था कि हिंदुस्तान में अभी कितनी सच्चाई है मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर हमारी हिकमत अमली की समाज जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो कहती आ रही है कि इस पर कोई शक नहीं है कि तालिबान हर तरह की सहमति और उनकी हिमायत पाकिस्तान से, वो नॉन स्टेट एक्टर हो या एस्टेब्लिश हो मूवमेंट हो या जो कुछ भी हो, तो वो मिलती आ रही है। मगर कई लोग इस हद तक जा रहे हैं कि काफी तादाद में पाकिस्तान की आर्मी के लोग सिविल ड्रेस में उनको एक तरीके से ये हमला कैसे होगा डिटेल ब्रीफिंग दी गई। मैं इसकी पूरी 100% जानकारी नहीं रखता हूँ, इसीलिए मैं नाजरीन के सामने सिर्फ बोला है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और अखबारों में आता है। मगर ये बात हम बहस के इस वक्त बहस नहीं कर रहे हैं। मैं बहस कर रहा हूँ कि जब सरकार, ठीक है सरकार कल अनाउंस होगी, उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि क्या क्या मुद्दे हैं। वो सरकार की जो एक तरीके की फाइनेंशियल वायबिलिटी है, सरकार चलाएंगे कैसे? वो तो ड्रग मनी पे तालिबान रहते हैं, अब वो ड्रग मनी चलेगी नहीं, क्योंकि उनके मेरे ख्याल में इतनी पाबंदियां लगाई जाएंगी, क्योंकि मदद तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था 50% तो एड से आता था। आप जरा देखें ना, अब इसमें थोड़ा सा इंडिया का भी रोल है ना। इंडिया ने पहले कितने प्रोजेक्ट्स वहां पे लगाए हैं, आपने बताया था कि $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर वो तालिबान के लिए नहीं लगाए थे, वो तो पीपल ऑफ अफगानिस्तान के लिए लगाए थे, तो उनको कंटिन्यू करें और तालिबान को उनको जरा वो करने के लिए थोड़ा सा वहां पे इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़ा दें। वहां पे इंडिया का रोल तो बनता है ना वहां। नो, ये कोई नई बात नहीं है, हमारी तरफ से भारत सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। हालांकि तालिबान का क्या रोल रहा है, कैसे आ गई है सरकार, उनके साथ पॉलिसियां जो भी हम तदबीरें हैं वो कैसी रहेंगी, मगर एक चीज तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कोई भी तरक्यात की असिस्टेंस इंडिया आज तक करता आ रहा है वो हमेशा चलेगा, उस पर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। और ये फैक्टर भी तालिबान की सरकार को कैलकुलस में लाना है, कौन कौन मुल्क ममालिक हमें मदद करेंगे ताकि जो तरक्की चलती आ रही है वो। साहब उन्होंने तो कहा था, उन्होंने ये कहा था इंडियन डिप्लोमेट्स को कि आप ना जाएं, लेकिन इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो लोगों को छोड़ के वहां से इवैक्यूएट कर गए हैं। अब वो तो चाहते थे कि ना जाएं, वो तो गारंटी दे रहे थे कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बैठे यहाँ पे, रहें यहाँ पे और अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अपने प्रोजेक्ट्स आके कंप्लीट करें यहाँ। तो आपके एम्बेसडर साहब वहां से भागे। ये आप देखिए, हम जिसे कहते हैं 20/20 हाइंडसाइट से कह रहे हैं, जो 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले सूरत हाल थे तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थे, और उनको लगा ये 2 ऑप्शन थी। मैं उस वक्त भी, आपको याद होगा शायद आपके चैनल या किसी और में चैनल में कहा था कि हिंदुस्तान की एम्बेसी रहनी चाहिए थी वहां पे, निकलना की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीन की एम्बेसी नहीं गई, सब लोग हैं वहां। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे जो नंबर 2 पॉलिटिकल नेगोशिएटर वहां पे हैं,
ये आपके नाजरीन को इस तरह की हैरत होगी कि जो शेरू स्टैनिक हैं हाँ वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट की हैसियत से आए और अफसर बन के फिर अफगानिस्तान की आर्मी में गए। 1981 बैच के हैं, उनके अच्छा दोस्त हैं यहाँ पे, उनके कोर्ट्समेट है, उनके वो ताल्लुकात अभी चल रहे हैं। हाँ तो उन्होंने भी कहा था, उन्हीं की जो आप कह रहे हैं तालिबान ने कहा, वही एक तालिबान लीडर है जिसने पब्लिकली अनाउंस किया कि हाँ हिंदुस्तान की एम्बेसी वकेट नहीं करनी चाहिए थी, हम उसका ख्याल करते। मगर उस वक्त सरकार ने, जहां पे मरकजी सरकार की असेसमेंट थी खतरा हो सकता है, जैसे आपने खुद ही कहा, हाँ अमरीकी जो इतने ताकतवर मुल्क, वहां पे इतनी फौज है, इतने ये हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि यहाँ पे आप देखिए। और वही लोग जो तालिबान जिनको अमेरिका ने इनकरेज किया, अभी तो हमने उसकी बात की, वो तालिबान जब जब हमें निकालना था, हमारे मरकजी सरकार ने हमारे शहरियों को वहां से निकालना था, हाँ वो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचा सके। आपके नाजरीन को हैरत होगी को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए जयशंकर अमेरिका में मौजूद थे। हाँ उन्होंने उस वक्त अमेरिकन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनसे बात की, उन्होंने तालिबान से बात की, और तालिबान के बात करने के बाद हमारे हिंदुस्तानी लोग बाहर आए। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये इधर और लेकिन सिचुएशन लेकिन है। आखिर में सिर्फ एक चीज मुझे बताएं कि इस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन है, इसमें आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जो लाइन ली वो अमेरिकन लाइन ली, अमेरिकन पॉलिसी को टो किया और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया? अब बेहतर नहीं है कि इंडिया अपने तौर पर कोई लाइन ले, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ ले, ताकि वहां पे जो तालिबान की गवर्नमेंट आती है उनके साथ मामला अपने ठीक करे, पाकिस्तान के साथ भी मामला ठीक करे, और एक रीजन में थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिले लोगों को? देखिए, जो जैसे ये सूरत हाल डेवलप हुए, मैंने क्वाड की बात तो पहले की थी आपसे, वो Yeah. हकीकत है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो क्वाड कैसे चलेगा हम कह नहीं सकते, मगर अफगानिस्तान, तालिबान लेड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया, दैट इज द क्वाड। वहाँ पे पाकिस्तान और चीन और रशिया मिलके जो कुछ भी बातचीत हुई पीस प्रोसेस की अभी तक, इंडिया को बाहर रखा है। पहली बार इंडिया जब दोहा के पिछले मेरे दूसरा या तीसरे राउंड में वहां जयशंकर गए थे, तो मतलब एक तरीके से कोशिश है कि इंडिया को यहाँ से बाहर रखे। इसीलिए आप जानते होंगे, आपके नाज़रीन को ये मालूम है कि ईरान का किरदार क्या होगा। हम तो कभी भी ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये जानिए कि इब्राहिम रईसी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो आइसोलेटेड ईरान है, सारे आलम में आइसोलेटेड है, 73 लोगों की रिप्रेजेंटेशन गई। यहाँ से जयशंकर शाह वहां गए स्वेरिंग इन के लिए, उसके बाद उनको ईरान के इब्राहिम रईसी को मिलने भी गए, कुछ उनके मैसेजेस दिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। वो ये है कि ईरान, इंडिया एंड यूएस आर ऑन वन साइड एंड द क्वाड इज ऑन द अदर साइड। तो ये अब मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सोचना है कि इस सूरत हाल में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अमेरिका से पूरी तरह से आइसोलेट हो। पहले तो वो मतलब दुतरफी तरीके रखे थे, एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को पाकिस्तान, दूसरी तरफ से तालिबान को मदद दे रहे थे। अब मेरे ख्याल में ये टिपिंग पॉइंट है। तो ये सोच विचार मुझे लगता है इमरान खान को और बाजवा साहब को एक तरीके से कैलकुलस में लाना है, हम कैसे चलें। और ये कह रहे हैं कि चीन जो है वो एक तरीके से लोहे की दीवार रख रहा है कि किसी तरह से कि उइगुर के लिए जो एटम की गुठे हैं वो ना आए, और दूसरी तरफ रास्ता खुला हो ताकि वो ओबर वन रोड वन वो जो सड़क है तो वो आगे वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिनरल्स हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है और लिथियम है। लिथियम की जरूरत हमने पहले मगर ये जब हकीकत है वो ऐसे नहीं चलता है कि एक जगह आपने लोहे की दीवार रखी है उसके साथ आपने खुला रास्ता है। ये दोनों एक तरीके से चलेंगे। मगर हिंदुस्तान की आपने सवाल उठाया था, हिंदुस्तान की मेरे ख्याल में एक तरीके से हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते
इतने सालों से, खासकर जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उससे इंडिया और अमेरिका के रिश्ते हैं वो काफी नजदीक हुए हैं, और जो एक तरीके की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया रखता था, उस पे दबाव डाला गया है। जहां तक अफगानिस्तान की अब सूरत हाल है, मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन अमेरिका और इंडिया की और करीब आएगी, क्योंकि अगर कोई, अब हिंदुस्तान के लिए आपके नाजरीन को ये जानने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में तालिबान, और फिर पाकिस्तान, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, जो हमारा पूरा शुमाली सेक्टर है, जो ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर से और वहाँ पे दूसरे मशरकी इलाके में, देखिए म्यांमार और उस इलाके से, ये पूरा पूरा का पूरा एक तरीके की चुनौतियों का और चैलेंजेस की एक हिमालयन दीवार है। इसको कैसे संभाला जाए, कैसे संभाला जाएगा? इसके लिए हमारे यहाँ हमारी सरकार ने असेसमेंट की है। हम भी जो अभी क्वाड बनाया गया है, इस क्वाड को एक सामना करने के लिए अमेरिका और यूरोप और बाकी मगरबी ममालिक की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, और उस साइड पे क्वाड जो है उसके साथ ये मिला जुला तरीका होगा, ताकि जो चीन है, हमारे लिए पाकिस्तान और बाकी ममालिक का खतरा नहीं है, हम इतने सालों से कहते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है इशरार साहब, वो चीन से है। आपको भी मैंने इतनी बार पेश किए हैं, इतने मसले पेश किए हैं, क्योंकि दोनों राइजिंग पावर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान कमजोर है, कंपैरेटिव जो पावर एसिमेट्री है वो चीन के फेवर में है, मगर हमने देखा है कि अगर चीन का रेट ऑफ ग्रोथ 5 या 4% पे रुकता है, जो रुका है पिछले कुछ सालों से, और हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 8-9% बढ़ता है, और अगले 20 सालों में वो बढ़ता रहे, तो फिर तो इक्वल पार्टनर्स हैं। और वैसे भी अगर आप फौजों का देखें, तकनीक का देखें, मुआशी ताकत को देखें, तो ये तो एक तरीके का ये अपसेट हो सकता है। मैंने कुछ 10 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, एक दिन आपको भेज दूंगा। मैंने कहा था 2047 में अगर आप पूरे आलम में देखेंगे, पहला जो मुल्क होगा वो चीन होगा, दूसरा हिंदुस्तान होगा, और तीसरा अमेरिका होगा। और उसमें मैंने आंकड़े दिए हैं, सिंपल रेट ऑफ ग्रोथ कैलकुलेशन का। तो इंडिया को डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। देखते हैं, ये हाइपर पेट्रियोटिज्म नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अब आगे हमने अफगानिस्तान में देखना है। हमारी तरफ से प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आया है। हमारी तरफ से पहले कि देखना है कि अफगानिस्तान में सरकार कैसे बनती है, किस तरह की सरकार होगी, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में कुछ देखना पड़ेगा, नजर बिल्कुल निगरानी रखनी पड़ेगी कि ये आप रिकग्नाइज करेंगे, हम पॉलिसी निभाएंगे। इंडिया रिकग्नाइज करेगा जो भी गवर्नमेंट आएगी? नहीं, उस पर तो फैसला लिया हुआ है। आप शायद जानते हैं, पाकिस्तान और चीन ने भी अभी तक रिकग्निशन नहीं दी है। नहीं, मैं इंडिया के बारे में पूछूं। फॉर्मल रिकग्निशन नहीं दी है। नहीं, लेकिन मैं इंडिया के बारे में, इंडिया करेगा कि या नहीं करेगा? मैं इसीलिए मैं आपने ये उठाया है। अगर पाकिस्तान और चीन क्वाड के दो बड़े अहम ममालिक हैं, तो वो अगर रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ममालिक को पता है अगर वो प्रीमेच्योरली रिकग्नाइज करेंगे तो सारा एंटायर वेट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया विल कम ऑन देम। क्योंकि अब सारे जो 25-30 ममालिक ने, मगरबी देशों ने फैसला लिया है कि हम पहले देखेंगे, उसमें हिंदुस्तान भी मौजूद है। अब G7 की मीटिंग कल हो रही है, आपको एक नजरिया वहां से मिलेगा। फिर आप जानेंगे कि सितंबर में यूनाइटेड नेशन सेशन है अगले महीने, वहां पे मतलब अगले 2-4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में हम पूरी तरह से जानकारी पाएंगे कि अफगानिस्तान कहाँ जा रहा है, और बाकी ममालिक अफगानिस्तान को उस रास्ते में जाने में के लिए कौन सी तरह के ये। और आखिर में 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं 1.5 मिनट दे दीजिएगा। वो ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो हमने केओटिक सिचुएशन देखी है, मैं आपके नाजरीन को याद दिलाना चाहता हूँ, जब महमूद और गजनी
हमारे सोमनाथ मंदिर पे हमला बोल रहे थे, उस वक्त हकीम सनाए अफगानिस्तान के बड़े ग्रेटेस्ट मिस्टिक माने जाते थे। उन्होंने क्या कहा था? हकीम सनाए ने क्या कहा था? मोहब्बत करिए, एक इखलाकी रखिए और भाईचारे का रास्ता संभालिए। उनके साथ ही हकीम जामी, जो जाम के इलाके से रहते थे, उन्होंने कहा था जब मायूसी का दौर हो, जब आप देखते हैं कि गैर यकीनी हर तरह से है, अनसर्टेनिटी जो इस वक्त है, तो आप उम्मीद पे पूरा भरोसा रखिए। उम्मीद पे पूरा भरोसा इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए ये बहुत चले, आपने अच्छा किया कि मौलाना जामी को भी मैंने रूमी साहब की, आप जानते हैं जलालुद्दीन रूमी तो बल्ख के थे, क्या बात, वो जलालुद्दीन रूमी बल्खी माने जाते थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मजलूम और जुल्म हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये कश्मीरियों के लिए भी मैसेज है इंशाल्लाह। वो तो आपकी इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत ही अच्छा हुआ आपने कहा है। ये बिल्कुल ठीक है। मैं भी अपने कश्मीरी भाइयों को कह रहा हूँ कि ये कभी हो नहीं सकता है। और ये मैसेज कश्मीरियों के लिए भी है कि उम्मीद कायम रखो। हम हमेशा कहते आ रहे हैं, हमेशा कहते आ रहे हैं, जितना भी जुल्म और सितम हो, जितना भी अंधेरा दिखे, आप सूरज की किरण के लिए इंतजार कीजिए। सहर हो न हो, ख्वाब सहर देख। ख्वाब सहर भी है, और वो कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सी यू सून। थैंक यू जी। हमारा टीवी हम सब का है।